हेलो एवरीवन। इससे पिछली क्लास में हमने पॉलिटी में पढ़ा था देसी देसी रियासतों को किस तरीके से जोड़ा गया था। ठीक है, उसकी डिटेलिंग की थी और 2 क्लास ली थी, उस पर अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। आप उसको देखिएगा। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारी क्लास है पॉलिटी की ही 5वीं क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे भाग 2। क्या पढ़ेंगे? भाग 2। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है? इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता क्या होती है? हम जिस देश में रहते हैं उस देश का सर्टिफिकेट, उस देश का नागरिक होने का अधिकारी कि हम वोटर हैं, उस देश के वोटर हैं। दूसरी बात यह है कि हम उस देश में रह रहे हैं, जन्म से वहीं पैदा हुए, हमारे माँ बाप वहीं पैदा हुए, तो हम ऑटोमेटिक उस देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है, हमारे भारत में एकल नागरिकता सिद्धांत है। हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता ये क्या होती है? इकहरी नागरिकता ये होती है कि जैसे हम भारत के नागरिक हैं, पर अगर हम अपने राज्य में रह रहे हैं तो हम राज्य के निवासी हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, पर मैं भारत की नागरिक हूँ। ठीक है, पूरे भारत में कहीं भी घूम सकती हूँ, किसी भी राज्य में जा सकती हूँ। 28 राज्य हैं भारत में और 8 यूटीज़ हैं। मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, कोई भी बिजनेस कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ये मुझे राइट्स दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे, कि मैं नागरिक तो भारत की कहलाऊँगी, पर निवासी मैं उत्तर प्रदेश की कहलाऊँगी। अब मेरा निवास स्थान बदल सकता है। अगर मान लो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के उत्तराखंड बस जाती हूँ, तो मेरा निवास स्थान क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, पर मैं तब भी भारत की नागरिक रहूँगी। इसी को कहते हैं इकहरी नागरिकता। पर ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में क्या है कि राज्यों की भी नागरिकता लेनी है आपको और केंद्र की भी नागरिकता लेनी है। मतलब अमेरिका, पूरे अमेरिका की भी नागरिकता लेनी है। तो वहाँ पर क्या है? डुअल नागरिकता सिद्धांत है। ठीक है, तो हमारे भारत की कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता। हम 2 नागरिकता नहीं रख सकते भारत के अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो भाग 2 है, इसमें कितने से कितने आर्टिकल हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें नागरिकता का वर्गीकरण किया गया है कि किस तरीके से नागरिकता आपको प्राप्त होगी और कैसे कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल अनुच्छेद 5। ये क्या कहता है? ये कहता है जब संविधान बना था तभी से हम भारत के नागरिक, मतलब तभी से हम भारत के नागरिक हैं। यानी कि संविधान जैसे कि इसमें भी 3 क्लॉज है। इसमें क्या है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता मतलब जब संविधान बना तभी से हम भारत के, मतलब तब हम ऑटोमेटिक भारत के नागरिक होगा। क्यों? इसमें 3 क्लॉज है। नंबर 1, जन्म से खराब हो रही है। इसमें क्या है? जन्म भारत में हुआ हो, तीसरा है माँ बाप का जन्म भी भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। ठीक है, और तीसरा क्लॉज ये है कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 साल पहले से जो भारत में रह रहा हो उसको नागरिकता मिल जाएगी। संविधान लागू होने के 5 साल
पहले से भारत में रह रहा हो तो उसे क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, ये हो गया हमारा आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जन्म भारत में हुआ हो, माँ बाप का जन्म भी भारत में हुआ हो, 26 जनवरी 1950 लागू होने के 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो तो उसको क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब आर्टिकल 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है ये कहता है कि जो पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता, जो पाकिस्तान चले गए हैं, पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता, सॉरी, जो पाकिस्तान से लोग आए हैं, कब आए हैं? 19 जुलाई 1948 के बाद। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता, उसमें क्या प्रावधान है? उसमें है कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत में आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत में आता है तो उससे क्या होगा, उसे 6 महीने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। 6 महीने का परमिट सिस्टम हुआ था, 1992 में ये बना था कि 6 महीने का परमिट लेना पड़ेगा ताकि 6 महीने रहे यहाँ पर, और 6 महीने के बाद अगर वो रह लेता है उस परमिट के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आता है तो उसको वैसे ही नागरिकता मिल जाएगी बिना परमिट के, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो क्या होगा, उसको 6 महीने का परमिट लेना पड़ेगा और वहाँ रहना पड़ेगा 6 महीने तक, और उसके बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये कानून कब तक चला? ये चला 1985 तक, यही कानून रहा। कब तक रहा? 1985 तक यही कानून रहा। ठीक है, अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान लोग गए थे, ठीक है, जो भारत से पाकिस्तान लोग गए थे वो 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत में आते हैं, 1947 के बाद अगर भारत में वापस आते हैं, ठीक है, तो उनको क्या लेना पड़ेगा? उनको भी 6 मंथ का परमिट लेना पड़ेगा। 6 मंथ का परमिट लेके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर 6 महीने तक भारत में रहेंगे, उसके बाद उनको नागरिकता मिलेगी। तो इसमें भी 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब उनको क्या होगा, भारत की नागरिकता मिलेगी। ये उन लोगों के लिए है जो पहले तो पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, लेकिन फिर बाद में हुआ कि वहाँ का माहौल देखा होगा और फिर वापस आने का मन किया कि चलो नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान में ही जाएंगे। जो लड़ाई थोड़ी शांत हुई और कुछ हुआ तो उन्हें फिर अपने घर वापस आने का लगा, तो उन लोगों के लिए शुरू में ये सारे प्रावधान किए गए थे। आजकल ऐसा नहीं है, एनआरसी वगैरह आ गया, आजकल तो सीएए एनआरसी के थ्रू नागरिकता प्राप्त होती है। तो पहले ऐसा था, पहले ये रूल बने थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक है। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? आठ कि कुछ लोग जैसे भारतीय हैं लेकिन वो विदेशों में जाके अपना बिजनेस सेटलमेंट वहीं कर लिए हैं, जॉब करने गए, स्टडी पर्पस से गए हैं, ठीक है, और वहीं पर बस गए हैं, वहाँ की नागरिकता नहीं लिए लेकिन बस गए वहीं अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कहलाए जाते हैं? वो एनआरआई कहलाए जाते हैं,
ठीक है, एनआरआई कहलाए जाते हैं। लेकिन उनके माँ बाप क्या होना चाहिए, हिंदुस्तानी। अगर उनके माँ बाप हिंदुस्तानी हैं तो उनको नागरिकता मिल जाती है। क्या है, विदेशों में रह रहे एनआरआई, ठीक है, तो ये काम तो वहाँ कर रहे हैं, पर इनके माँ बाप जो भी हैं, माँ बाप जिसमें से कोई भी अगर हिंदुस्तानी है तो ये भारत में प्रॉपर आ सकते हैं। और एनआरआई कार्ड वगैरह होते हैं, उनके थ्रू एनआरआई होल्डर्स, लोग कहते हैं ना कि एनआरआई हैं, ये भारत में एनआरआई होल्डर हैं, इनके पास कार्ड होता है एनआरआई के पास, तो वो अपना कार्ड लेके भारत में आते हैं। लेकिन अगर वो नागरिकता लेना चाहें अपने बाप दादा के बलबूते तो वो नागरिकता आसानी से ले सकते हैं। अब अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? ये कहता है अगर तुमने भारत की नागरिकता छोड़ के किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो क्या होगी, तुम्हारी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये क्या कहता है कि अगर तुमने दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, कि अगर तुमने दूसरे देश में रह रहे हो और दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो क्या होगा कि आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे भारत में क्या है, डुअल नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक तुम संसद के विरुद्ध कोई गलत काम ना करो, अन्यथा कोई ऐसे गलत काम ना करो जिससे कि हमारे देश को नुकसान हो किसी भी तरीके का, ठीक है, या हमारी संसद के विरुद्ध कोई काम ना करो, तो ऐसे लोगों की नागरिकता बनी रहती है। अगर आप संसद के विरुद्ध कोई काम करते तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद के विरुद्ध कोई कार्य ना करें, अन्यथा कोई कार्य ना करें। तो कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे देश की छवि बिगड़े या देश को नुकसान हो, तब तो अगर ऐसा करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मान लो कोई आतंकवादी गतिविधि करते हैं, है ना, तो आप देश के नागरिक तो नहीं कहलाएंगे कि अपने देश को मतलब देश की छवि को बिगाड़ रहे हैं। दूसरी बात, अपने देश में नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो आप कहाँ से भारत के नागरिक हुए? तो ऐसे में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं तो आप देश के नागरिक हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 11 क्या कहता है? इसको मिटा दें। अनुच्छेद 11 कहता है जो नागरिकता कानून है उसे बनाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद की होगी। नागरिकता कानून संसद बनाएगी। ठीक है, संसद के अलावा कोई कानून नागरिकता पे नहीं बना सकता, तो सारे कानून नागरिकता पे क्या बना, संसद बनाएगी। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन।
गृह मंत्रालय के अधीन। नागरिकता की जो भी जिम्मेदारी होती है वो किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय के अधीन। किसी को नागरिकता लेनी है, गृह मंत्रालय से संपर्क करे जाके, है ना। तो ये हमारे 1 से लेके 11 तक आर्टिकल हो गए। इसमें हम नागरिकता हमारी कैसी बनी रहेगी, ठीक है, उसके बारे में प्रावधान है कि हम कब कब भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे और कब कब हमारी नागरिकता बनी रहेगी। अब इससे पहले कोई कानून नहीं था नागरिकता को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं था, बस यही आर्टिकल थे। लेकिन फिर 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 आया, 1955 बना, ठीक है, ये बना नागरिकता अधिनियम 1955। अब क्या है कि इसका संशोधन क्या हुआ था? सबसे पहला संशोधन इसमें कब हुआ था? 1986 में। इसका पहला संशोधन 1986 में हुआ था। फिर दूसरा संशोधन इसका कब हुआ था? 1992 में। ऐसे करके इसमें 4-5 बार संशोधन हुए। 1992 के बाद इसमें 2000 में हुआ, 2003 में हुआ, 15 में हुआ, इस तरीके से इसमें संशोधन हुए, ठीक है। और फिर लास्ट संशोधन जो हुआ था 2019 में हुआ था। लास्ट संशोधन कितना हुआ था? 2019 में, जिसके थ्रू CAA आया था, ठीक है। CAA के थ्रू काफ़ी ज़ोरों शोरों से ये चर्चा चली थी, NRC CAA की, है ना। बहुत बड़े बड़े इस पे वो हुए थे आंदोलन, लोग शाहीन बाग में कितना मतलब कितने ज़्यादा भीड़ भाड़ थी इसको लेके, इस आंदोलन को लेके। तो वो क्या है, ये क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955, इसी के थ्रू जो भी नागरिकता के प्रावधान होते हैं, जो भी अमेंडमेंट होते हैं, इसी के थ्रू होते हैं, इसी अधिनियम के थ्रू, ठीक है। ये कहता है कि नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी। ये इस अधिनियम में कहा गया है कि नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे CAA में क्या है कि हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, उन मुल्क में मुसलमानों को छोड़ के सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू और जितने भी ये लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ के, उनको क्या है, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है CAA में, है ना। तो ये कौन बताता है? ये नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि अब 2019 हो गया है, ठीक है। अमेंडमेंट होकर 2019 का भी लागू है, ठीक है। अब इसके बाद की क्लास हम क्या करेंगे? कल करेंगे। आज थोड़ा सा मुझे थकावट जैसी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर गई थी, इस वजह से काम में थोड़ा मशगूल थी, तो मुझे थोड़ा थकावट हो रही है। लेकिन मुझे लगा कि क्लास कर दूँ, भले लेट से जाए लेकिन चली जाएगी। मेरा बीच में जो टूटता है, गैप होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू क्लास करूँ, पर डे खुद को भी मोटिवेट रखूँ और ख़ुद की भी नॉलेज बढ़ती रहती है, रिवीजन होता रहता है, तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी उसी स्टडी फेज़ में हैं। तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। आप मेरा सपोर्ट करें, शमा एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास करेंगे।